नमस्कार। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि कभी-कभी समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज की इस चर्चा में हम इस बदलती दुनिया का एक बहुत ही दिलचस्प स्नैपशॉट लेने वाले हैं। एक तरफ नई तकनीक बन रही है, तो दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी में बड़े बदलाव आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इस तेजी से बदलती दुनिया को मिलकर डिकोड करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक मजेदार सवाल पर विचार करते हैं। सोचिए, एआई कॉम्बैट जेट्स, हजारों साल पुरानी ज्वालामुखी की चट्टानें और कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स, इनमें आखिर क्या समानता हो सकती है? सुनने में ये सभी बिल्कुल अलग और बेमेल लग सकते हैं, पर यकीन मानिए, ये सभी आज के इस ग्लोबल पजल के बहुत ही जरूरी हिस्से हैं और इस चर्चा के खत्म होने तक इनके बीच का कनेक्शन बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस पजल को सुलझाने के लिए हम आज 4 मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे। टेक और इनोवेशंस, फिर इकोनॉमी और ट्रेड, उसके बाद एनवायरनमेंट और हेरिटेज, और आखिर में पॉलिटिक्स और अवार्ड्स। चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। टेक, साइंस और इनोवेशंस। आइए देखते हैं कि हम अपना फ्यूचर आखिर बना कैसे रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्या का एक बेहद कमाल का सल्यूशन सामने आ रहा है। आईआईटी बॉम्बे ने भारत की पहली इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी शुरू की है। इनका प्लान बिल्कुल क्लियर और रेवोल्यूशनरी है। फैक्ट्री से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना, एक केमिकल रिएक्शन करवाना और फिर उसे डेक्कन ट्रैप की पुरानी बेसाल चट्टानों में सॉलिड फॉर्म में हमेशा के लिए स्टोर कर देना। यानी जो गैस हमारे एनवायरनमेंट को गर्म कर रही है, उसे हमेशा के लिए पत्थरों के अंदर कैद कर देने की एक शानदार कोशिश। टेक की दुनिया की एक और बड़ी छलांग डिफेंस सेक्टर में हुई है। मिलिए काल भैरव से। ये भारत का अपना एआई बेस्ड ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे बेंगलुरु में डिजाइन किया गया है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग पुर्तगाल में होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडिया में डिजाइन हुआ कोई स्वदेशी फाइटर जेट यूरोप में बन रहा हो। बिना किसी पायलट के उड़ने वाला ये जेट एक बार में 3000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है और एआई की मदद से अपने मिशंस खुद पूरे कर सकता है। इनोवेशन सिर्फ आसमान में ही नहीं, सड़कों पर भी हो रहा है। जरा दोनों में फर्क सोचिए। एक तरफ हमारी पुरानी डीजल बसें हैं जो धुआं और कार्बन उगलती हैं, और दूसरी तरफ है भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस, जिसे दिल्ली मेट्रो ने शुरू किया है। इस बस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से जीरो एमिशन है, यानी इसके एग्जॉस्ट से धुआं नहीं बल्कि सिर्फ पानी की भाप निकलती है। शहरी प्रदूषण को कम करने की दिशा में ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि मेडिकल साइंस भी कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अल्जाइमर्स जैसी गंभीर बीमारी को ही ले लीजिए, जो दिमाग से जुड़ी है और भूलने का कारण बनती है। अब इसके इलाज के लिए भारत में नॉर्मल-जी थेरेपी शुरू की गई है, जिसमें डोनेनमाब नाम की दवा दी जाती है। इसे हम एक रोड ब्लॉक क्लियरर यानी रास्ता साफ करने वाले के रूप में समझ सकते हैं। ये दवा दिमाग में जमा होने वाले हार्मफुल ए बीटा प्रोटीन्स को हटा देती है। इससे बीमारी को कम्प्लीटली ठीक तो नहीं किया जा सकता, पर उसके बढ़ने की रफ्तार जरूर काफी कम हो जाती है, जो सच में एक बहुत बड़ी उम्मीद है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट्स। आइए मार्केट की असली सच्चाई पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर ध्यान देते हैं। 8.3%। अप्रैल 2026 में भारत की होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI इन्फ्लेशन रेट उछलकर सीधे 8.3% पर आ गई है। सोचिए, मार्च में ये सिर्फ 3.8% थी। ये सच में एक बहुत बड़ा जंप है। ग्लोबल लेवल पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, खासतौर पर मिडल ईस्ट में, उसकी वजह से सप्लाई चेन्स बुरी तरह डिस्टर्ब हुई हैं, और इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ रहा है। महंगाई के इस दौर में आर्थिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। सोने और चांदी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी हुई है। पहले ये ड्यूटी 6% हुआ करती थी, जिसे अब सीधा बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। ये हमारी इकोनॉमी में हो रहे कसाव और फाइनेंशियल पॉलिसीज में आ रहे बदलाव का एक बहुत ही साफ इशारा है। अपने डोमेस्टिक मार्केट को सेफ रखने का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। भारत सरकार ने सितंबर 2026 तक चीनी यानी शुगर के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दरअसल जब ग्लोबल मार्केट में ऐसी अनसर्टिनिटी बढ़ती है, तो सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि देश के अंदर खाने पीने की चीज़ों की कमी ना हो और प्राइसेस कंट्रोल में रहें। लेकिन इकोनॉमी और ट्रेड का एक डार्क साइड भी होता है। यहाँ बात हो रही है कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स की,
जिन्हें ब्लड डायमंड्स भी कहा जाता है। ये वो हीरे होते हैं जिन्हें बेचकर सिविल वॉर्स और हिंसा के लिए पैसा जुटाया जाता है। इस इल्लीगल ट्रेड को रोकने के लिए एक ग्लोबल बैकग्राउंड चेक सिस्टम बनाया गया है, जिसे किम्बरली प्रोसेस कहते हैं। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में इसकी एक बड़ी मीटिंग मुंबई में हुई। हैरानी की बात तो ये है कि दुनिया के 90% हीरे का ट्रेड इन्हीं डीलर्स के हाथ में होता है, और इस मीटिंग का मेन मकसद यही था कि खून से सने ये हीरे कभी भी लीगल मार्केट में न आ पाएं। चलिए अब अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एनवायरनमेंट, नेचर और हेरिटेज। देखते हैं कि हम अपने कल और आज को कैसे बचा रहे हैं। आइए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मिजोरम चलते हैं। 1987 में स्टेट बनने के बाद से इस जगह ने लगातार अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 2021 में यहाँ की खास तीखी और मेडिसिनल फायदों वाली अदरक को जीआई टैग मिला था, और फिर 2025 में नीति आयोग ने इसे इंडिया की जिंजर कैपिटल बना दिया। अब इस लोकल खेती को पूरी दुनिया तक ले जाने के लिए लगभग 190 करोड़ रुपए के बजट के साथ मिजोरम जिंजर मिशन लॉन्च किया गया है। लोकल कृषि को ग्लोबल बनाने का ये सच में एक बेहतरीन मॉडल है। प्रकृति के साथ साथ हमारी ऐतिहासिक विरासत भी उतनी ही कीमती है। ओडिशा के संबलपुर में हाल ही में भेम मंडली इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन हुआ है, और ये जगह सच में अद्भुत है। यहाँ करीब 20,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोकल कहानियों के मुताबिक महाभारत के दौरान पांडव अपने अज्ञातवास में यहाँ रुके थे, इसीलिए इसका नाम भीम के नाम पर पड़ा है। अब इस साइट को इको टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा रहा है, ताकि इस एंशिएंट हिस्ट्री को हमेशा के लिए सहेजा जा सके। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, पॉलिटिक्स, सोसाइटी और अवार्ड्स के मेन अपडेट्स। राज्य के स्तर पर आइए कुछ खास एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल घटनाक्रमों पर न्यूट्रल नजर डालते हैं। असम की कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। वहीं साउथ में केरला में लीडरशिप चेंज हुआ है, जहां वीडी सतीसन को स्टेट का 13वां मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल असेंबली में रथिंद्र बोस को नए स्पीकर के रूप में चुना गया है। ये सभी अपडेट्स हमारी पॉलिटिक्स के बदलते स्वरूप को साफ दर्शाते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया की बात करें तो एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप सामने आई है। राइड शेयरिंग कंपनी उबर ने अदानी ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है, ताकि वो इंडिया में अपना पहला डेटा सेंटर बना सकें। ये बड़ा प्रोजेक्ट 2026 के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है। हमारे देश के टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ते हुए इनोवेशन हब के लिए ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए अब जल्दी से इस हफ्ते के मुख्य अवार्ड्स और अचीवमेंट्स पर नजर डालते हैं। डॉक्टर कृति के करंत रोलेक्स एक्सप्लोरर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, जो उन्हें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए मिला है। एंटरटेनमेंट की तरफ देखें तो स्टीफन ग्राहम ने बाफ्टा टीवी अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है। स्पोर्ट्स में इंडिया की अपर्णा दहाइया ने कमाल करते हुए वुशु सांदा वर्ल्ड कप के 52 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और आखिर में एनडीआरएफ की 8th बटालियन को उनकी शानदार डिजास्टर रिस्पांस सर्विसेज के लिए सम्मानित करते हुए प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया गया है। इन सभी की अचीवमेंट्स वाकई काबिले तारीफ हैं। आज की इस चर्चा में हमने साइंस की गहराइयों से लेकर इकोनॉमी और पॉलिटिक्स तक लगभग हर पहलू को छुआ है। तो अब जाते जाते जरा इस बारे में सोचिए, आज हमने जिन तेज बदलावों की बात की, चाहे वो एआई फाइटर जेट्स हों, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी हो या फिर आर्थिक दुनिया के बड़े बदलाव हों, आपके हिसाब से इनमें से कौन सी चीज 2030 तक हमारी सोसाइटी को सबसे ज्यादा बदल कर रख देगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और इस तेजी से बदलती दुनिया को आगे भी करीब से समझते रहिए।